सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, कुशलता से होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज अवकाश का दिन है, रविवार है, परंतु आज भी हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद भी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ बच्चों जीवनी है। जीवनी साहित्य की एक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक या उसके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जो उसकी उपलब्धियां होती हैं, जो उसकी कमजोरियां होती हैं, सारे चीजों को जब लेख के रूप में लिखा जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी का मतलब है वह व्यक्ति से संबंधित है, वह व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाला आलेख होता है। जीवनी लिखने की परंपरा रही है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, कोई चर्चित व्यक्ति के बारे में उनके संपर्क में जो लोग रहते हैं या उनके बारे में जो लोग जानकारी जुटाते हैं, वो सब उनके बारे में लिखते हैं। तो यह जो पाठ है वह एक जीवनी है, और यह जीवनी जो है बच्चों, वो बिहार के ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित व्यक्ति का है। यह बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ये बहुत ही सादगी पसंद थे, बहुत ही सज्जन और विनम्र थे, और इनकी सादगी इतनी थी कि यह मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी बहुत ही साधारण कपड़ों में रहते थे। कोई शानो शौकत या कोई विलासिता का जीवन इनके पास नहीं था। बच्चों, जो मुख्यमंत्री रहा हो वह अपने लिए एक कट्ठा भी जमीन नहीं खरीदा हो, या उसके पास मुख्यमंत्री के रहने लायक जैसा आवास नहीं हो, कोई गाड़ी नहीं हो, कोई बंगला नहीं हो, कोई बैंक बैलेंस नहीं हो, आप समझ सकते हैं कि वह कितना सादगी पसंद और कितना ईमानदार मुख्यमंत्री रहा होगा। तो जानते हैं बच्चों, ये कौन थे? यह थे बच्चों जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का उपनाम जननायक रहा। उपनाम मतलब इनको इस नाम से संबोधित किया गया, जननायक। जननायक का मतलब जो जनता का नायक हो, जो जनता का सही सूरत में हीरो हो। तो कर्पूरी ठाकुर सचमुच में जनता के नायक थे, वह जनता के हीरो थे। अपने ओजस्वी वाणी, अपने सादगी पसंद व्यवहार, अपनी विद्वता, अपनी जानकारी के बदौलत ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह हमेशा गरीबों का, शोषितों का, पिछड़ों का नेतृत्व किया, उनके पक्ष में आवाज उठाए, और इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो पिछड़ों के कल्याण के थे, शोषितों के कल्याण के थे। तो बच्चों, इन्हें लोग बहुत ही आदर के साथ याद करते हैं। आज हमारे यहाँ जो नेता हैं बिहार के, जैसे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जो दिवंगत हो गए, यह सबके गुरु थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव जैसे चर्चित नेताओं के, दिग्गज नेताओं के गुरु रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सिद्धांतवादी
कर्पूरी ठाकुर होंगे और कितना महान व्यक्तित्व वाले होंगे। तो हम लोग इस पाठ में उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में और भी जो कुछ घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो पिछड़ों के, गरीबों के, शोषितों के नेता रहे, उनके मसीहा रहे और अपने कार्यकाल में उस वर्ग के, उस समुदाय के कल्याण के लिए इन्होंने कई योजनाएं प्रारंभ की, कई नीतियां बनाई, जिसका लाभ लोगों को मिला। यह बहुत ही ईमानदार थे। एक बार की बात है कि लोग बैठे हुए थे और उस समय यह मुख्यमंत्री थे और वहां ये पहुंच गए। वहां पहुंचे तो इनके जो कपड़े थे वो कई कुछ जगह फटे हुए थे, बहुत ही साधारण कपड़े थे। तो कुछ लोगों ने वहां पर कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में यह वस्त्र, यह कपड़ा सही नहीं है। उन्होंने आपस में लोगों ने चंदा किया और चंदा करके कर्पूरी ठाकुर को, जो मुख्यमंत्री थे, उनको दिए और कहे कि लीजिए, इससे आप कपड़ा बढ़िया बनवा लीजिएगा। तो कर्पूरी ठाकुर ने उन पैसों को ले लिया और कहा कि मैं इससे कपड़ा तो नहीं बनवाऊंगा, लेकिन मैं इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जरूर दान करूंगा। ऐसे वह स्वाभिमानी थे, ऐसे वह सरल और सीधे थे, सादगी पसंद थे। तो बच्चों, ऐसा व्यक्तित्व जो सिद्धांत पर चलते हों, जिनके लिए मूल्य हों, जो ईमानदारी के पथ पर चलते हों, वो हमेशा आदरणीय होते हैं। और यही कारण है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को पक्ष और विपक्ष दोनों का ही आदर प्राप्त था, दोनों की ही श्रद्धा सहानुभूति प्राप्त थी। तो इनके बारे में पहली पंक्तियां इस प्रकार की हैं। इनका जन्म जो हुआ था बच्चों, 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। समस्तीपुर में हुआ था। पितौंझिया एक गांव है, वहां इनका हुआ था। इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। इनके पिताजी सीमांत किसान थे, छोटे किसान थे, लेकिन अपनी पुश्तैनी जो इनका धंधा था वो करते थे। इनकी पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। यह बच्चों दिसंबर 1970 ईस्वी से जून 1971 ईस्वी तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सोशल पार्टी की सरकार उस समय बनी थी और दोबारा यह जून 1977 से अप्रैल 1979 ईस्वी तक बिहार के मुख्यमंत्री बने, जब जनता पार्टी की सरकार बिहार में थी। तो बच्चों, इनका सादगी देखकर, इनका ईमानदार व्यवहार देख करके, इनकी विनम्रता और जानकारी देख करके लोगों ने, पार्टी के लोगों ने इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जवाबदेही सौंपी थी। तो इस जीवनी में पहली पंक्तियां इस प्रकार हैं। हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए, मैं बहुत आराम और ऐश इशरत में दिन बिताऊं, बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मयस्सर हों, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्या अभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह इनके वाक्य थे, यह इनका संबोधन था, जो बता रहे थे कि हो सकता है कि मैं पढ़ लिख कर इस योग्य बनूं कि मुझे ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाए, घोड़ा गाड़ी, नौकर, सारे सामान, बड़ी कोठी, सब सुविधाएं मुझे मिल जाएं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने लोगों को इसका लाभ
के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए मैं कुछ सुविधा दूंगा, नहीं। मेरे ऊपर परिवार के अतिरिक्त देश का भी अधिकार है, देश का भी दावा है। मैं अपने देश की सेवा के लिए प्रयासरत रहूंगा। अभी भारत देश स्वतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है, मैं उसे स्वाधीन करना चाह रहा हूं। इस बीच मैं पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है। मैं देश की सेवा के लिए पढ़ाई लिखाई भी त्याग करूंगा, और अगर देश की सेवा मैं करूंगा और देश में सभी लोगों को सुविधा प्राप्त होगी, तो मेरे परिवार के लोगों को भी, परिजनों को भी वह सुविधा प्राप्त होगी। ये बचपन से ही सिद्धांतवादी थे। इन्होंने ऐसा अपने परिवार के सदस्यों को नहीं कहा कि मैं जब इस योग्य बन जाऊं तो मैं आपको लाभ अलग से दूंगा, नहीं। वह कहते थे कि मेरे परिवार के लोग भी देश के ही नागरिक हैं, और देश के नागरिकों को जैसी सुविधा मिलेगी वैसी सुविधा मेरे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगी। मेरे परिवार के सदस्यों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। यह बचपन से ही अपने देश से, अपने भारत माता से, भारत देश से वह प्रेम करते थे, और देश की सेवा निष्पक्षता से, ईमानदारी से करना चाहते थे। और यह चाहते थे कि देश के सभी लोगों को सुविधा मिले, किसी खास व्यक्ति को, किसी खास वर्ग या समुदाय को ही केवल सुविधा नहीं मिले, बल्कि सभी लोगों को समान रूप से सुविधा मिलनी चाहिए। यह जो वाक्य हैं, यह किसके अल्फाज हैं? गरीबों के मसीहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी, बचपन से ही यह लीडर के स्किल इनके पास था, नेतृत्व क्षमता का गुण था। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया ही, साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जा जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे। यह बात 1942 की है, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय खुद पढ़ाई छोड़ दिए और दूसरे लोग, बच्चों को भी, छात्र छात्राओं को भी प्रेरित किया, और दरभंगा और मुजफ्फरपुर में घूम घूम कर कॉलेज में लोगों को, विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर इस क्रांति में, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उन दिनों एक दस्ता गठन किए थे जिसका नाम था आजाद दस्ता। इस आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे कर्पूरी ठाकुर। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपए प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आजाद दस्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेवारी मिलती उसे बखूबी निभाते। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी और इस जेल में लगभग 2 साल तक उन्हें जेल की यातना सहनी पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, 1952 ईस्वी में पहला चुनाव हुआ था पूरे भारत में। 1952 के पहले चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। जीत दर्ज की इन्होंने, विधायक का चुनाव जीता 1952 ईस्वी में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा सीट से। बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधानसभा के अंदर जोरदार आवाज बुलंद की। यह विपक्ष में थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। यह सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे, यह विपक्ष पार्टी के विधायक थे।
तो ये सदन में, विधानसभा में हमेशा गरीबी को लेकर, भूख को लेकर, बाढ़ को लेकर, बेकारी को लेकर, भूमि सुधार और महंगाई को लेकर आवाज उठाए। सन 1952 से 1988 ईस्वी तक, जब तक वे जीवित रहे, अंतिम समय तक वह बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। यह इतने लोकप्रिय थे, इतने जनता के बीच चर्चित थे कि 1952 से लगातार मृत्यु पर्यंत 1988 तक यह बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। अब आप समझ सकते हैं कि कितने लोकप्रिय, कितना 36 वर्ष, 5 बार 6 बार यह विधायक बने। 1952 से 1988 ईस्वी तक 36 साल तक ये बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार मुख्यमंत्री बने। बिहार विधानसभा के सदस्य रहते हुए इन्होंने कई जिम्मेवारियों को निभाया। यह कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, विपक्षी दल के नेता बनाए गए, विरोधी दल के नेता बनाए गए, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। बात सन 1957 ईस्वी की है। कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। 1952 का समय था। एक व्यक्ति हैजा से पीड़ित था और मरणासन्न था। अस्पताल वहां से काफी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे, लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर ने देखा तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। इतना जज्बा ये था, इतना साहस रखते थे, इतना लोगों के प्रति सद्भावना रखते थे। यह गरीब और उस हैजा से पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर लाद कर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर अस्पताल में भर्ती कराया था। जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चुनाव जीतने के समय ही लोगों के बीच आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो राजनीति, वोट से ऊपर उठकर निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते हों, लोगों की भलाई करते हों। उनके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी उदारता, जो उनके मदद को दर्शाती है। एक बार की बात है कि पहली बार जब वो सचिवालय गए और वहां कार्यालय कक्ष में जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए इन्हें लिफ्ट से जाना पड़ा। तो लिफ्ट में लिखा हुआ था कि ओनली फॉर ऑफिसर्स, मतलब यह जो लिफ्ट है केवल अधिकारियों के लिए ही अलाउ है। शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ी से होता था। जब ये बात इन्होंने देखा तो लगा कि इसमें तो सामंती प्रथा की बू है, सामंती प्रथा की दुर्गंध है। इस लिफ्ट में केवल ऑफिसर चढ़े और बाकी कर्मचारी लोग उस लिफ्ट में न जाकर सीढ़ी से जाएं। इन्होंने कहा कि नहीं, वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट पर सभी कर्मचारियों और सभी अधिकारियों के लिए एक समान सुविधा देने के लिए व्यवस्था किया। महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल से है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के थे श्री कर्पूरी ठाकुर। महान कोई भी बन सकता है, लेकिन दिल से जिसे श्रद्धा मिले, जिसे सहानुभूति मिले, जिसे प्रेम मिले, ऐसे विरले बहुत कम लोग हैं जिसे जनता दिल से आदर करती, लगे कि नहीं ये मेरे अपने परिवार का सदस्य। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर, जिसे हर आदमी
अपना समझता था, अपने परिवार का बेटा, अपने परिवार का अभिभावक समझता था। इनका जन्म पहले ही कहा कि समस्तीपुर के पितौझिया में 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। इनकी पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। इनका एक पुत्र भी हुए जो काफी चर्चित हैं, रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर कई बार निर्वाचन में भी ये विजयी हुए। ठाकुर जी का यानी कि कर्पूरी ठाकुर का बाल्यकाल अन्य गरीब बच्चों के तरह ही खेल कूद तथा गाय और अन्य पशुओं को चराने में बीता। बचपन में कर्पूरी ठाकुर खेले कूदे, गाय पशु चराए, खेत में घूमे। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का भी खूब शौक था। जब 6 वर्ष के हुए तब उन्हें गांव के पाठशाला में ही दाखिल कराया गया, यानी कि नाम लिखवाया गया। वे पाठशाला भी जाते और पशुओं को चराते भी थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा है। बालक कर्पूरी इसमें विशेष रुचि लेता था। जो लोग पशु चराने जाते हैं उन लोग बिहार के क्षेत्र में एक विशेष गीत है जिसको बिरहा कहते हैं। उसमें आंचलिक संस्कृति की झलक मिलती है। लोकगीत, बिरहा, ऐसे लोग ऐसे गीतों को चरवाहे गाते हैं। तो जब ये पशु चराने जाते थे तो वहां भी वह गायन में इन्हें बड़ा मजा आता था। खेलने कूदने और दौड़ने और तैरने का शौक तो था ही, गायन का भी शौक था और ये गाते भी अच्छा थे। राजेंद्र शर्मा लिखते हैं कि इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। ये गांव की मंडली थी जो गीत गाती थी, उसमें भी वो गाते थे और डफ भी बजाते थे। होली हो, चैत हो, इसमें जब गांव में मंडली लगती तो ये आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे और मंडली में बैठकर डफ बजाते थे और गाते थे। जब ये विधायक बन गए तो भी गांव के लोगों के साथ बैठकर गीत गाना, डफ बजाना, ये सब स्वभाव था इनका। ऐसे सरल थे, विनम्र थे, अपने पद का जरा भी घमंड नहीं था, गुरूर नहीं था। सन 1940 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की, उत्तीर्ण की। दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में इन्होंने आईए में नाम लिखवाया, लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते। फलतः वे घर से ही घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने पांव पैदल चलकर मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौट आते। तो इस तरह से इन्हें नित्य 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन कर्पूरी बालक जो युवा थे, किशोर थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई जारी रखा। उन्होंने कठिन परिश्रम से 2 वर्षों तक पढ़ाई जारी रखी। इतना कठोर जीवन गुजारते हुए उन्होंने 2 साल में यानी कि 1942 ईस्वी में आईए की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन करवाया, लेकिन उस समय 1942 की क्रांति जो थी वो जोरों पर थी और जब 1942 की अगस्त क्रांति शुरू हुई तो वह कॉलेज त्याग दिए और आंदोलन में सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिए। दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ इन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू किया। तब जब इन्हें जेल में बंद किया गया, 1942 में गिरफ्तार किया गया और दरभंगा जेल में बंद किया गया, तो वहां पर कैदियों को एकजुट किया। जो वहां जेल में उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती थी, उस कुव्यवस्था के खिलाफ कैदियों को एकजुट किया। तब जब ब्रिटिश हुकूमत ने देखी कि यहाँ पर ये विरोधी रुख अपना रहे हैं तो इनको फिर भागलपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर जेल में भी कैदियों की सुविधा देने के लिए
25 दिन तक उपवास किया और ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1900 जब हमारा देश आजाद हुआ तब इन्हें जाकर जो है जेल से रिहा किया गया। 1942 से 44 में फिर इन्हें 1944 में इन्हें जेल से रिहा किया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और भारत में पहली बार आम चुनाव हुए 1952 ईस्वी में, उस समय 1952 ईस्वी से लेकर 1988 ईस्वी तक यह बिहार विधानसभा के सदस्य बने रहे। 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, 1970 में मुख्यमंत्री बने और फिर 1977 से 1979 ईस्वी तक मुख्यमंत्री बने। इस तरह से यह एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने। दलगत राजनीति से कर्पूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया गया और तब ये फिर जब विपक्ष के नेता पद से हटाया गया 1987 में, तो 17 फरवरी 1988 ईस्वी को इनका निधन हो गया हृदयाघात से। हृदय की धड़कन, दिल का दौरा पड़ गया और इनके हृदय की धड़कन रुक गई और 17 फरवरी 1988 ईस्वी को इन्होंने अंतिम सांस ली। तो बच्चों, इस तरह से यह कर्पूरी ठाकुर राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी ईमानदारी, शुचिता, नैतिकता का जो उदाहरण पेश किया, यह कई विरले राजनीतिज्ञों के पास ही देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे राजनीतिज्ञ रहे, राजनेता रहे जिन्होंने ईमानदारी का, नैतिकता का उदाहरण पेश किया, सादगी का उदाहरण पेश किया। कर्पूरी ठाकुर ऐसे राजनीतिज्ञों में रहे, राजनेताओं में रहे जिन्होंने आजीवन सादगी का, विनम्रता का, ईमानदारी का, नैतिकता का, शुचिता का पालन किया। मुख्यमंत्री रहें या साधारण विधायक रहें, इन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ, मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया, भ्रष्ट आचरण को नहीं अपनाया। ये हमेशा भ्रष्टाचार से ऊपर रहे, इन्हें लोभ, लालच छू तक नहीं सका।